अंतरिक्ष युग की शुरुआत से मानवता ने ब्रह्मांड, हमारी आकाश गंगा, सौर मंडल का बेहतर अध्ययन करने और बाहरी जीवन के प्रमाण खोजने के लिए कई नई तकनीकों का विकास किया है। इस छोटे से प्रकाश के छिद्र को देखें जो अंतरिक्ष में है। वह हम हैं, वह ग्रह पृथ्वी है। 25 अगस्त 2012 को अपने प्रक्षेपण के 35 साल बाद वॉयेजर 1 ने हमारे सौरमंडल को छोड़ दिया। बाहर जाते समय उसने 3.7 अरब मील दूर से पृथ्वी की एक फोटो खींची, इससे पहले कि उसने शक्ति बचाने के लिए अपने कैमरे बंद कर दिए। अब यह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है और 43 साल और 4 महीने के बाद भी यान डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके संचार करता है। लेकिन वॉयेजर 1 ने पाया कि इंटरस्टेलर स्पेस हमारी सोच से कहीं अधिक विचित्र है। हमने क्या खोजा और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सन 1964 की गर्मियों में नासा ने नासा जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के तरीके विकसित किए। इंजीनियर गैरी फ्लैंड्रो ने भविष्यवाणी की थी कि 1970 के दशक के अंत तक बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग होगा जो केवल प्रति 175 वर्षों में एक बार होता है। ग्रहों के एक सीध में होने से सिर्फ एक ही मिशन से 4 ग्रहों पर यात्रा की जा सकती थी और यह मिशन हर ग्रह की गुरुत्व शक्ति की मदद से अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ता। इसे ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट कहते हैं, जिसमें एक यान ग्रह की ग्रेविटी का फायदा उठाकर अपना मार्ग बदलते हुए एक फ्री एनर्जी बूस्ट लेता है। उदाहरण के लिए सबसे दूर के ग्रह वरुण तक की उड़ान में केवल 12 साल लगेंगे बजाय 30 के। मैरिनर जुपिटर शनि परियोजना की शुरुआत 1972 में $360 मिलियन की लागत से हुई। मार्च 1977 में लॉन्च से कुछ महीने पहले मिशन की महत्ता के कारण प्रोब्स के नाम बदलकर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 रख दिए गए। वॉयेजर्स में ऐसे इनबिल्ट कंप्यूटर्स थे जिन्हें रीप्रोग्राम किया जा सकता था, जिससे शोधकर्ताओं को प्रोग्राम बदलने और किसी भी समस्या को तुरंत ठीक करने में सहायता मिलती थी। 20 अगस्त 1970 के दशक के 17वें वर्ष में वॉयेजर 2 को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। वॉयेजर 1 के प्रक्षेपण से 16 दिन पहले, लेकिन क्योंकि यह बृहस्पति और शनि तक पहुंचने के लिए लंबवत मार्ग पर था, तब तक वॉयेजर 1 इससे आगे पहुंच चुका होगा। 1962 से शुक्र, मंगल और बुध का अध्ययन करने के लिए अंतर्ग्रहीय मिशन आयोजित हुए हैं, जिनकी अवधि 3 वर्षों तक की रही है। लेकिन ये यान पर्याप्त समय तक चलना चाहिए था ताकि नासा के ग्रैंड टूर परियोजना का हिस्सा बन सके, जिसमें 4 गैस के दानव ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करने के लिए 2 यानों की आवश्यकता थी। लेकिन बाद में यह सुझाव दिया गया कि वॉयेजर 1 और 2 केवल 2 ग्रहों का दौरा करें। प्रेस में जानकारी फैली कि केवल बृहस्पति और शनि की यात्रा की जाएगी, जिससे परियोजना की कुल लागत कम हो जाएगी। रिसर्चर्स ने 10,000 से अधिक मार्गों का अध्ययन किया, इससे पहले कि उन्होंने 2 मार्ग चुने जो उन्हें बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा आइयो और फिर शनि और उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के पास से उड़ने की अनुमति देंगे। ये मार्ग अंतरिक्ष यान को यूरेनस और नेपच्यून की ओर बढ़ने का अवसर भी देता था। शोधकर्ताओं के मन में एक अन्य ग्रहों की सभ्यताओं द्वारा इन जांचों को अवरोधित करने का विचार था। अमेरिकी खगोलशास्त्री कार्ल सेगन ने अपनी टीम के साथ एक सुनहरा रिकॉर्ड बनाया। 115 छवियां एनालॉग रूप में एनकोड की गईं। 55 भाषाओं में बोले गए मानव अभिवादन, पृथ्वी की विभिन्न प्राकृतिक ध्वनियां जैसे हवा और बिजली, पक्षियों और व्हेल जैसे जानवरों की ध्वनियां और दुनिया भर की विभिन्न संगीत इसमें डाले गए ताकि दूसरी सभ्यता अगर इसे खोजे तो वे हमारे बारे में जान सके। मूल मिशन योजना के अनुसार वॉयेजर्स को संचालन करने और केवल 5 वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इतना समय पर्याप्त होगा कि वे बृहस्पति, शनि और उसके छल्लों और इन 2 ग्रहों के सबसे बड़े चंद्रमाओं का अध्ययन कर सकें। हालांकि जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और वॉयेजर्स ने अपेक्षा से कहीं अधिक प्रदर्शन किया। 5 मार्च 1969 को वॉयेजर एक बृहस्पति के करीब पहुंच रहा था और 1,73,983 मील दूर था और उसके चंद्रमाओं आयो और यूरोपा की तस्वीरें खींचने में सक्षम था। और हालांकि बृहस्पति हमारे सौर मंडल के सबसे अधिक अध्ययन किए गए ग्रहों में से एक था, रिसर्चर्स को इन ग्रहों की नए एंगल्स से नई तस्वीरें मिली और इनके बारे में नई जानकारी मिली, जैसे कि ये कोई एलियन ग्रह हो।
जुपिटर के सबसे करीबी चंद्रमा आयो की नई छवियों में पीले, नारंगी और भूरे सतह के रंग थे, जो वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी चट्टान का सबूत दिखा रहे थे। आयो पर कम से कम 8 सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए जो अंतरिक्ष में सामग्री उछाल रहे थे, और जब वोयाजर उसके पास से गुजरा तो इसके शानदार चित्र पकड़े गए। आयो सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय सक्रिय पिंड निकला। लॉन्च के थोड़ा अधिक 1 साल बाद वॉयेजर 1 नवंबर 12, 1980 को शनि के निकट पहुंचा। उम्मीदें काफी हद तक पूरी हुईं और शोधकर्ता शनि के बारे में अपनी समझ और ज्ञान को विस्तार करने में सक्षम हुए। 3 नए चंद्रमा खोजे गए, प्रोमेथियस, पैंडोरा और एटलस। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना था। यह सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसकी मोटी वायुमंडल है। इसी तरह यह खोजा गया कि शनि के वातावरण की ऊपरी परतें 7% हीलियम और बाकी हाइड्रोजन से बनी है। वॉयेजर 1 ने शनि के जी रिंग्स, जो बर्फ और धूल से बने डिस्क के आकार के मैदान हैं, की भी खोज की। एक और दिलचस्प खोज शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा एन्सेलेड्स था, जिसे पता चला कि यह अन्य सभी वस्तुओं की तुलना में अधिक सौर प्रकाश परावर्तित करता है, क्योंकि इसकी सतह पर ताजा साफ बर्फ है। इसकी तस्वीरें ली गईं जो इसकी गड्ढों से भरी सतह दिखाती थीं, जिससे संकेत मिलता है कि सतह के नीचे कुछ भूगर्भीय गतिविधि हो सकती है, जो इसके नीचे तरल सागर के लिए गर्मी का स्रोत हो सकता है। लेकिन वॉयेजर 2 अपनी कुछ खोजें करने वाला था। 9 जुलाई 1989 को वॉयेजर 2 ने बृहस्पति के सबसे करीब पहुंचकर इसकी और इसके चंद्रमा आयो की एक अद्भुत तस्वीर खींची, जिसमें आयो की छाया जुपिटर पर दिखाई दे रही है। 25 अगस्त 1981 को शनि पर सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद यान ने गैस जायंट छल्लों और चंद्रमाओं की तस्वीरें ली। इसके आगे वॉयेजर 2 अपने सभी उपकरणों को कार्यशील रखते हुए यूरेनस तक पहुंच सकता है, जिसके लिए नासा ने बजट बढ़ाया और मिशन को यूरेनस और नेपच्यून तक जारी रखा। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 प्रोब 50,600 मील की दूरी से यूरेनस के बर्फीले बादलों के ऊपर से गुजरा और डेटा कैप्चर किया, जिससे 2 नए रिंग्स और 11 नए चंद्रमा का पता चला और यूरेनस की सतह का तापमान -214 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। यूरेनस एक कोण पर घूमता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र उस अक्ष और तल से विस्थापित है जिसमें अन्य सभी ग्रह पाए जाते हैं। डेटा से यह भी पता चला कि यूरेनस के दोनों ध्रुवों का तापमान एक समान है, हालांकि केवल एक ही सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है। शोधकर्ताओं ने समझा कि ग्रह को विभिन्न तरीकों से तापमान फैलाना चाहिए। हाल ही में शोधकर्ता दशकों पुराने डेटा की समीक्षा कर रहे थे। वे प्रोब के 45 घंटे के कन्वर्जेंस का अध्ययन कर रहे थे जब उन्होंने इसकी चुंबकीय रिकॉर्डिंग में 60 सेकंड के झटके को देखा। यह पता चला वॉयेजर 2 एक प्लाज्मॉइड के अंदर से जा रहा था, यानी यूरेनस को एक विशाल चुंबकीय बुलबुला घेरे हुए था जो उसके वायुमंडल को अंतरिक्ष में बहा रहा था। वास्तव में सभी ग्रह वायुमंडल को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं और यहां तक कि पृथ्वी का वायुमंडल भी ऐसा ही करता है। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास अरबों वर्षों तक वायुमंडल मौजूद रहेगा। जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा तो शोधकर्ताओं को नहीं लगा था कि वे अंधकार के अलावा कुछ देखेंगे। नासा की टीमों ने कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में डीप स्पेस स्टेशन के रेडियो एंटीना का आकार बढ़ा दिया ताकि नेपच्यून से प्रोब द्वारा भेजे जा रहे बेहद कमजोर रेडियो संकेतों को पकड़ा जा सके। 25 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 सौर मंडल के 8वें ग्रह से 30,000 मील की दूरी पर था। पृथ्वी से लगभग 30 गुना दूरी पर होने से नेपच्यून को पृथ्वी के मुकाबले मात्र 0.01 गुना सूर्य का प्रकाश मिलता है। लगभग पूरी तरह से अंधेरे में वॉयेजर 2 ने रहस्यमय तस्वीरें लेना शुरू किया। उन्होंने नीले ग्रह की संरचना का खुलासा किया, जिसमें मीथेन की मौजूदगी, 6 नए चंद्रमा और 4 छल्ले दिखाए। शनि और अरुण ग्रह की तरह वलय और नेपट्यून के 4 चंद्रमा ने एक जटिल पारस्परिक प्रणाली बनाई। जांच ने एक अजीब, पहले नहीं देखे गए स्थान पर नेपट्यून पर 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की भी खोज की, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, जो पृथ्वी के आकार का एक विशाल घूर्णन तूफान है। वास्तव में दोनों ग्रह यूरेनस और नेपच्यून शक्तिशाली हवाओं के लिए जाने जाते हैं, जो पृथ्वी की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक सुपरसोनिक गति तक पहुंच सकती हैं। यूरेनस और नेपच्यून को मूल रूप से एक गैस दानव समझा जाता था, लेकिन 1990 के दशक में यह खोज की गई कि वे भारी पदार्थों से बने हैं और इन्हें बर्फ के दानवों की एक विशिष्ट श्रेणी का ग्रह माना गया। टाइटन भी कम प्रभावशाली नहीं था। नेपच्यून का यह चंद्रमा ग्रह के उत्तर में स्थित है।
ये सभी प्राकृतिक पिंडों में सबसे ठंडा है, जिसका तापमान जमा देने वाला -391 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वॉयेजर 2 लगभग 25,000 मील की दूरी पर ग्रह के करीब पहुंचने में सक्षम था और उसने सक्रिय गीजर की खोज की जो अंतरिक्ष में नाइट्रोजन फेंकते थे। ट्राइटन अंतिम वस्तु थी जिसे अंतरिक्ष यान सौर मंडल में मिलने वाला था। उसके बाद वह महान अज्ञात की ओर बढ़ गया। वॉयेजर्स की यात्रा आगे जारी रहेगी। वॉयेजर्स के अंतर्ग्रहीय मिशन पूरे हो चुके हैं, जिसने खगोलविदों को बहुत सारी नई जानकारी और हमारे सौरमंडल की बेहतर समझ प्रदान की है। इन 2 प्रोब्स ने मिलकर खगोल विज्ञान में बड़े प्रगति किए। अंतरिक्ष में मानव निर्मित दूरस्थ वस्तुएं, और वॉयेजर 2 पहला था जिसने 4 बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का अध्ययन किया और नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। लेकिन जब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में गया, उस समय प्लाज्मा के तापमान को मापने वाला उपकरण बंद हो चुका था। लेकिन वॉयेजर 2 के पास अब भी काम करने वाला उपकरण था। हमारा सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी प्रदान करने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। पूरा सौर मंडल अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और एक बुलबुले से घिरा हुआ है जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। ये बुलबुला लगातार सूर्य से आने वाले प्लाज्मा द्वारा फुलाया जाता है और इसे सौर पवन के रूप में जाना जाता है। ये सूर्य के अग्रभाग से 11 अरब मील तक फैला हुआ है, जो सभी 8 ग्रहों और उससे आगे को घेरे हुए हैं। और यह अच्छी बात है क्योंकि हेलियोस्फीयर के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में विकिरण स्तर और कॉस्मिक किरणें बुलबुले के अंदर की तुलना में कहीं अधिक हैं। सूर्य की सौर हवाएं पूरे सौर मंडल की रक्षा कर रही हैं क्योंकि यह अंतरिक्ष में उड़ रही है। हेलियोस्फीयर प्लूटो के क्षेत्र से काफी आगे तक फैला हुआ है जब तक यह टर्मिनेशन शॉक तक नहीं पहुंचता, जहां इसकी गति अचानक धीमी हो जाती है क्योंकि बाहरी अंतरतारकीय माध्यम का दबाव होता है। वॉयेजर 2 ने खोजा कि इंटरस्टेलर माध्यम कम से कम 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन प्लाज्मा इतना पतला और फैला हुआ है कि वॉयेजर 2 के आसपास का तापमान अत्यंत ठंडा रहा। वॉयेजर्स ने इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए पूरक मिशन शुरू किए हैं। ये दोनों जांच उपकरण अभी भी अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कभी भी सौर मंडल में वापस नहीं आएंगे और उनके आगे केवल अनंत अंतरिक्ष है। नासा की वेबसाइट पर वॉयेजर्स की वास्तविक समय में स्थिति दिखाई जाती है। वे हर दिन पृथ्वी से और दूर होते जा रहे हैं और ये पॉसिबल है कि वे अंतरिक्ष में न जाने क्या कुछ अजीब खोज लें। वे अंतरिक्ष में पृथ्वी से भेजे गए एकमात्र योद्धा है जो हमारे सोलर सिस्टम को पार कर चुके हैं, और अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन इन्हें डिटेक्ट कर पाती है तो उन्हें हम पृथ्वीवासियों के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा ये कदम पृथ्वी के लिए खतरे से खाली होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।